Hello everyone, so today's topic is role of hormones in animals, and this is very important and interesting topic of biology, so let us cover this. अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई ये हॉर्मोन्स जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड दैट ऑल. तो हार्मोन जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड हॉर्मेन से आया, HORMEN उधर से आया. इसका मतलब क्या होता है, एक्साइट करना, ट्रिगर करना, स्टिमुलेट करना, वट एवर यू अंडरस्टैंड. ठीक है, एक्साइटमेंट वर्ड से आया ना, एक्साइटमेंट का मतलब आप समझते हैं, ट्रिगर करना भी आप इसको कह सकते हैं. अब ये ग्रीक वर्ड से आया है, ये चीज़ क्लियर हुई. उस कौन से ग्रीक वर्ड, इस ग्रीक वर्ड से आया, इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ क्लियर हुआ. अब बढ़ते हैं कि भाई ये हॉर्मोन्स जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब ये होते क्या है. केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इसका मतलब इनका कॉम्पोजिशन केमिकल है और ये कोई ना कोई मैसेज कैरी करते हैं. ठीक है, वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा. और ट्रांसक्युलेटेड का मतलब होता है कि ट्रांसफर्ड. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इनका ट्रांसफ़र कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के द्वारा. और इनको सिक्रीट कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो भी हम आगे कवर करने वाले हैं. ठीक है, अभी इसको होल्ड ऑन करेंगे. अब एक और क्वेश्चन है कि भाई ये जो पहला हार्मोन है ये किसने सिक्रीट किया था, आई मीन कहाँ से मिला था, किसने इसको ढूंढा था, विटनेस किसने किया था. सिक्रीट यानी कि सिक्रीट तो एंडोक्राइन ग्लैंड ही करेगा. ओके, पहला हार्मोन था सिक्रेटिन. ठीक है, ये एक डाइजेस्टिव हार्मोन है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मिला था बेलिस एंड स्टार्लिंग को 1902 के अंदर. उन्हें नहीं पता था कि भाई ये कोई एक कोई डाइजेस्टिव हार्मोन है. उन्हें ये नहीं पता था कि भाई ये हार्मोन भी है, इसका नाम भी हार्मोन है. उन्हें बस मिला कि कोई ना कोई चीज़ घूम रही है यहाँ पे, और क्या है वो हमें नहीं पता. ठीक है, फिर स्टार्लिंग ने 1905 के अंदर उसे टर्म किया एज हार्मोन कि भाई ये कोई हार्मोन है. ठीक है, तो ये चीज़ है, ये क्लियर हुई, स्टार्लिंग ने बताया. अब एक और चीज़ है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनकी खासियत है कि स्लो वर्किंग होते हैं लाइक अस. ठीक है, दे आर स्लो वर्किंग. उनका रिजल्ट इफेक्ट जो है वो लेग पीरियड के बाद दिखाई देता है. अब क्योंकि ब्लड के अंदर फ्लो कर रहे हैं तो जहाँ से सिक्रीट होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होंगे, और जहाँ टारगेट साइट है, मतलब जहाँ पे इनकी नीड है वहाँ तक पहुँचने में इनको टाइम तो लगेगा ही. ठीक है, तो इनका रिजल्ट एक लैग पीरियड या फिर एक कुछ समय के बाद दिखाई देता है. ठीक है, बस इसमें एक एक्सेप्शन है विच इज़ एड्रेनालाइन. ठीक है, एड्रेनालाइन जो है वो एक इमरजेंसी हार्मोन है, तो इसीलिए वो क्विकली जो है वो सिक्रीट हो जाता है और अपना फंक्शन करता है. और जो ये हार्मोन्स हैं ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, किसके अंदर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. आगे है ग्लैंड्स. अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे ना कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है. तो उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं. सो अ सेल, टिश्यू और ऑर्गन. कोई सेल होगा, कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन जो कोई ना कोई सिक्रेशन प्रोड्यूस करे टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, दे आर नोन एज ग्लैंड्स. ठीक है, अब ग्लैंड्स जो होते हैं ना 4 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ऑर्गन्स. ठीक है, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो भी ग्रीक वर्ड से मिलके बना है विच इज़ एक्सो प्लस KRINEIN वाला क्राइन. ठीक है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड इन, बाहर, और क्राइन मतलब सिक्रेट होना. इनके पास अपनी खुद की डक्ट होती है. डक्ट का मतलब कोई ट्यूब या पाइप कह सकते हो जिसके द्वारा अपना सिक्रेशन जो है वो दूसरे ऑर्गन्स में या जहाँ टारगेट साइट है वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं, या डायरेक्टली ऑर्गन्स में रिलीज़ कर देते हैं, वो उसको आगे पास ऑन कर देते हैं. ठीक है, इनके पास अपनी डक्ट है. इनके सिक्रीशन कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है. और जो है ये इसके एग्जांपल है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जो अपनी डाइजेशन होता है उसके अंदर पार्ट लेते हैं, वो ग्लैंड्स हो गए. ठीक है, लाइक लिवर हो गया, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है. मिल्क ग्लैंड्स जो मेमोरी ग्लैंड्स जिनको हम कहते हैं, in which milk is produced during lactation और प्रेगनेंसी. उसके बाद है स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स तो मतलब समझते हैं आप, पसीना, स्वेट, राइट. अब इनका सिक्रीशन क्या होता है, इनका सिक्रीशन होते हैं एंजाइम्स, म्यूकस, कुछ लुब्रिकेंट्स या कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, वो सब इनके सिक्रीशन होते हैं. और इनके पास डक्ट है तो डाल देते हैं डायरेक्टली. उसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी इनके पास खुद की डक्ट नहीं है. ठीक है, ये भी ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, एंडोन प्लस KRINEIN वाला क्राइन. एंडोन का मतलब होता है विद इन या इनसाइड, और क्राइन मतलब अगेंस्ट टू सिक्रीट. ठीक है, इनके पास खुद की डक्ट नहीं है तो ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट कर देते हैं और ब्लड जो है वो इसको पहुंचाते हैं टारगेट साइट तक. इनके सिक्रीशन क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है. इसके एग्जांपल्स क्या हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, पिट्यूटरी हो गया, पीनल हो गया, फिर थायराइड हो गया, फिर पैराथायराइड हो गया, फिर एड्रिनल हो गया, मैनी मोर जो हम आगे कवर करने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स को हम मिक्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं. देखो, मिक्स ऑर्गन्स अलग है, मिक्स ग्लैंड्स अलग है, सो डोंट बी कंफ्यूज.
हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल है पेंक्रियाज। अब होता क्या है, पेंक्रियाज जो होता है ना, उस पेंक्रियाज जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट उसका पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, उसके पास अपनी डक्ट है, वो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर देगा जो डाइजेशन में एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो एज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। फिर उसका जो एंडोक्राइन पार्ट है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम, वो इसका क्या है, एंडोक्राइन पार्ट है। अब इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास दो सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं। जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं और जो अल्फा होती हैं वो ग्लूकागन सिक्रीट करती हैं। ये दोनों हार्मोन्स हैं जिनको हम आगे ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, तो अभी पढ़ने नहीं पढ़ रहा है तो आगे पढ़ जाएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज एंड स्किप इट, जस्ट कीप एग्जाम्पल इन योर माइंड दैट पेंक्रियाज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। बस इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन स्किप इट, विल कवर इट ब्रीफली अहेड, ओके। फिर है मिक्स्ड ऑर्गन्स। मिक्स्ड ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिसको देखो ये जो है ना ओवरीज एंड टेस्टिस, इनको हम वैसे एंडोक्राइन की कैटेगरी में ही डाल लेते हैं, लेकिन इसमें एक और कैटेगरी है मिक्स्ड ऑर्गन्स की, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। बाकी मोस्ट टाइम में तो इन दोनों को हम एंडोक्राइन के अंदर ही जो है कंसिडर करते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा मिल जाए कि भाई एंडोक्राइन हो और मिक्स्ड ऑर्गन्स ना हो तो आप प्रेफर एंडोक्राइन को ही करेंगे, और मिक्स्ड ऑर्गन्स हो तो फिर ये उसमें आता ही है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये ओवरीज एंड टेस्टीज हैं विच यू नो दीज आर द प्राइमरी 6 ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो वो भी हम कवर करेंगे आगे, इनका सिक्रीशन वगैरह एंड दैट ऑल। तो ये सब हो गया हमारा ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ से हमारा एक डाउट क्लियर होगा कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा एक मेजर जो पार्ट है, ये सब इंट्रोडक्शन था, दिस ऑल वाज एन इंट्रोडक्शन। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे ब्रेन से शुरू करेंगे कि भाई कैसे कैसे ब्रेन में क्या क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है वो, ठीक है। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट दैट पार्ट। चलो अब जो है हमारा ब्रेन को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ही बहुत पूरी जो रामायण है वहीं से शुरू होती है, ठीक है। ब्रेन से, ब्रेन इज़ द बॉस ऑफ द बॉडी, तो बॉस है तो उसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सब कुछ उसने कंट्रोल कर रखा है, तो बॉस है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा। अब ब्रेन जो है, ब्रेन उसके 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से भाई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। देखो यहाँ से फोर ब्रेन का मतलब फोर हेड नहीं है, फोर हेड के बाद जो ऊपर पूरा हिस्सा है वो फोर ब्रेन का है, फिर बीच में मिड ब्रेन, फिर लास्ट में हाइंड ब्रेन है, ठीक है। इस टाइप से जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू लास्ट में पूरा कंक्लूड कर दूंगी, आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज पार्ट्स एंड एवरीथिंग आई विल मेक यू क्लियर। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं किस किस पार्ट की बात कर रही थी, लास्ट में डायग्राम के थ्रू हम समझ लेंगे उस चीज़ को। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन जो है उससे पूरी रामायण शुरू होती है, देखो ब्रेन से शुरू होती है। फिर अब मेजर रोल किसका है, फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट है, सेरिब्रम, अब यहाँ से दूसरा नाम क्या आता है, सेरिबेलम, नहीं सेरिबेलम नहीं है, ठीक है। फिर बीच में है हमारा ऑल्फैक्टरी, फिर है डाइनसीफेलॉन, डाइनसीफेलॉन, ठीक है। सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी एंड डाइनसीफेलॉन, ये जो हैं ये फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। अब अगेन जो डाइनसीफेलॉन है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, उसके 3 पार्ट्स हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस विच इज़ प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ डाइनसीफेलॉन, ठीक है। अब देखो हमारा ब्रेन है, उसके 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और इस फोर ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी एंड डाइनसीफेलॉन। एंड डाइनसीफेलॉन के 3 पार्ट है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ डाइनसीफेलॉन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक मेजर रोल है हाइपोथैलेमस का,
ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, मतलब कैसे कैसे कहाँ पे क्या लोकेटेड होता है, उसको हम लास्ट में डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे, बट फिलहाल के लिए एंड आई हैव टू ऑल्सो चेक दिस स्पेलिंग आउट, सो if it is wrong then hold it up, I will clear and make you sure that it is whether it is true or not. Okay, now we have to study hypothalamus. अब हाइपोथैलेमस का ना एक और नाम है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर दिस, इसको हम इंटरब्रेन भी कहते हैं, यू नो, इसको हम इंटरब्रेन भी कहते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये इसका बड़ा ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट नाम है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये मास्टर है मास्टर ग्लैंड का। ओ माय गॉड, तो मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब पिट्यूटरी का क्या फंक्शन है और कैसे वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है और ये उसका मास्टर क्यों कहलाता है, वो सब हम क्लियर करने वाले हैं। पहले एक बार हाइपोथैलेमस को समझ लेते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, उसके साथ साथ प्लस में इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट भी है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम समझते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड वाला तो हम समझ लेंगे ये हार्मोन सीक्रेट करेगा, लेकिन पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि भाई ये पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसे क्या क्या काम है। तो इसका रोल क्या है भाई? पहला तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसीलिए देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी, इसीलिए इसको थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ बॉडी बोलते हैं। ठीक है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये थर्स्ट सेंटर भी है, यानी कि जहाँ से हमें पता लगता है कि भाई हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हंगर सेंटर भी है, और ये सटाइटी सेंटर भी है। अब ये सटाइटी सेंटर क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो इन सबका सेंटर यही है, इमोशंस को भी कंट्रोल करने वाला यही है, यानी सब चीज़ों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। अब थर्स्ट सेंटर कैसे है ये? ठीक है भाई, थर्मो रेगुलेटर है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए इसको हम थर्मो रेगुलेटरी सेंटर बोलते हैं बॉडी का। ठीक है, अब जो है थर्स्ट सेंटर ये कैसे है, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। थर्स्ट सेंटर कैसे है? तो थर्मो रेगुलेटरी तो हम समझ, अभी मैं आगे एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ से थर्स्ट सेंटर से शुरू करते हैं कि भाई ये कैसे है, थर्स्ट सेंटर कैसे। देखो, अब हमारी जो ब्लड है उसके अंदर सब कॉन्सेंट्रेशन है कि भाई पानी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड एंड वट एवर, तो वो सब चीज़ें ब्लड के अंदर उसका रहता है कि भाई कितना क्या क्या कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है। जब हमें प्यास लगती है, हमारी बॉडी में किसी ना किसी सॉल्युबल सब्सटेंस की कमी हो जाती है जो ब्लड के अंदर घूम रहा है ना, तो ये उसको टेस्ट कर लेता है हाइपोथैलेमस। ये करता क्या है, इसके पास ना कुछ होते हैं ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, और उनसे ये क्या करता है, ये इसके स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, पता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये इसके। ओस्मो रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, जिनका काम क्या है, ओस्मोलिटी को टेस्ट करना, चेक करना। ठीक है, ये टेस्ट चेक करते हैं कहाँ से? ब्लड से। ब्लड के अंदर भाई कोई सॉल्युबल सब्सटेंस है, उसकी कितनी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसको द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, ठीक है, सॉरी इन आर ब्लड विच इज़ नोन एज ओस्मोलिटी उसको कहते हैं। और ओस्मो रिसेप्टर जो सेल्स हैं उनका काम यही है कि इसको चीज़ को चेक करना। ये क्या है? ओस्मोलिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन आर ब्लड के अंदर जो सॉल्युबल सब्सटेंस उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, लाइक सोडियम वगैरह जो भी हो गया उस टाइप से। और इनको जो है, इनको इस चीज़ को चेक करने वाले कौन है? ओस्मो रिसेप्टर्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड क्या है? सेल्स हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। तो भाई अब इतना तो पता है कि ब्लड स्ट्रीम के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है किसका? हमारे हाइपोथैलेमस जी का। तो जब जो अभी ओस्मो रिसेप्टर इनको रिलीज़ कर देता है, ये पता लगा लेते हैं कि भाई कमी है या नहीं, और कमी है तो फिर ये ब्रेन का पार्ट तो है ही, तुरंत फंक्शन करेगा, भाई पानी पियो, ठीक है, वो एक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्लियर करना है कि हंगर सेंटर कैसे। भाई हो सकता है ये सब चीज़ें आए ना आए, मतलब किसी एग्जाम में कम्पिटिटिव में, लेकिन ये हमारे डाउट क्लियर करने के लिए तो हमें पढ़नी पड़ेंगे। भाई ये तो डाउट होता है ना, भाई ये थर्स्ट कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हंगर कैसे कर रहे हैं, रटना थोड़ने कि भाई
उसके पीछे रीज़न भी तो होना चाहिए कि भाई कैसे कर रहा है, क्या इसकी फंक्शनिंग है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हंगर सेंटर कैसे है, भाई हमें कैसे पता लगता है? हमें भूख लग रही है तो हम पहचान लेते हैं भाई हमें भूख लग रही है, हमें फील हो जाता है और हम खाना खा लेते हैं, हमें कमांड मिल जाती है कि भैया भूख लग रही है। कैसे मिलती है? एम्प्टी स्टमक जो होता है ना, एम्प्टी स्टमक, खाली स्टमक, एम्प्टी स्टमक जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, ग्रेलिन, ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ कर देता है वो, जिसका मैसेज पहुंच जाता है। ग्रेलिन नाम का हार्मोन वो रिलीज़ कर रहा है हमारा एम्प्टी स्टमक, उसका मैसेज यहाँ तक पहुंच जाता है हमारे हाइपोथैलेमस तक, और फिर हाइपोथैलेमस को पता लग जाता है कि भाई हमें भूख लगी है और हम खाना खा लेते हैं। दैट सिंपल। अब है सटाइटी सेंटर। अब ये सटाइटी का मतलब क्या होता है मैम? हमें तो ये नहीं पता। सटाइटी का मतलब देखो क्या है। सटाइटी का मतलब होता है अ सेंस ऑफ फुलनेस, सेंस ऑफ फुलनेस, तृप्ति हो जाना, यानी कि आपको एक टाइम के बाद एहसास हो जाता है कि हमें और खाना नहीं खाना, वी हैव टू स्टॉप फीडिंग, आवर स्टमक इज़ फुल नाउ। हमें ऐसा हो जाता है कि भैया पेट भर चुका है, उसको हम कहते हैं सटाइटी। अब जो सटाइटी को कैसे कंट्रोल करता है ये, वो देखो, जब हम खाना खाते हैं तो टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इंक्रीजेस, क्योंकि डाइजेशन तो माउथ से शुरू हो जाता है, और डाइजेशन जो है उसमें क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट रिलीज़ होगी, और वही उसको हम कह देते हैं थर्मोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम थर्मोजेनेसिस टर्म कर देते हैं कि भाई हीट उस टाइम पे रिलीज़ हो रही है, राइट। तो हीट रिलीज़ हो रही है तो उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, एज वेल एज हमारा हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और ऐसे फिर हमें पता लग जाता है कि भाई अब जब तक वो डाइजेशन चल रहा है, हमारा पेट भर रहा है, थर्मोजेनेसिस कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे किसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, और फिर उसको एहसास हो जाएगा कि नहीं, वी हैव टू नाउ स्टॉप फीडिंग। वो कमांड मिल जाएगी एंड वी स्टॉप फीडिंग, और हमें ऐसा हो जाता है कि भाई अब हमारा पेट भर चुका है, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि हमें तुरंत खाना खाने के बाद डायरेक्टली पानी नहीं पीना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे गर्म होती है और फिर हम उसको ठंडा कर रहे हैं तो उस टाइप से गड़बड़ हो जाती है ना, फिर वो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती है अच्छे से, वो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो ये सब क्लियर हो गया, ये सब चीज़ें कि कैसे कैसे क्यों क्यों करता है, हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। मतलब ये भाई ये बॉस है। अब ये जो है इस बॉस जो है, इसका सेक्रेटरी कौन है? ये हाइपोथैलेमस ही है, क्योंकि मोस्टली सब चीज़ें कवर कर रहा है, ये सब चीज़ों को फंक्शन वगैरह उन सब की फंक्शनिंग देख रहा है, हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है ये। अब हमने ये तो समझ लिया कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह कैसे काम करता है। अब हम समझेंगे कि हाउ इट वर्क्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये हाइपोथैलेमस जो है वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। उसके लिए देखो, हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, इसके भी अपने हार्मोन्स हैं। एक है इनहिबिटिंग हार्मोन, क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन, और दूसरा है रिलीजिंग हार्मोन। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे वो रिलैक्सिन लिख देते हैं। भाई रिलैक्सिन अलग है, रिलीजिंग अलग है, ठीक है। हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन और दूसरा होता है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इनहिबिट का मतलब देखो, आपको इसका काम समझ में आ जाएगा अगर आपको इनहिबिट का मतलब पता है, और नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? इनहिबिट का मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, ठीक है, किसी को कोई काम करने से रोकना। और रिलीजिंग यानी कि भाई उसको कमांड दे रहे हो कि भाई तुम क्या करो, रिलीज़ करो, जो भी तुम्हारा सिक्रीशन है जो भी, उसको रिलीज़ कर दो। अब ये किसको कमांड दे सकता है कि भाई तुम अपने हार्मोन्स को अब जो है रिलीज़ मत करो या फिर रिलीज़ कर दो? किसको कमांड दे सकता है? किसका मास्टर है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है ये, तो उसको ही कमांड करेगा ना। तो इट कमांड्स पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर हम इनहिबिटिंग हार्मोन की फंक्शनिंग पे जाएँ सो इट कमांड्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप रिलीजिंग इट हार्मोन, और अगर इसकी फंक्शनिंग की बात करें सो इट कमांड्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज इट्स हार्मोन, ठीक है। अब क्योंकि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, उसका मास्टर है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के पास अपने हार्मोन्स हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसको कमांड मिलनी चाहिए कि भाई तेरे को कब अपने हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं और कब तेरे को उनको स्टॉप करना है रिलीज़ होने से, वो सब कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कैसे कैसे क्या होता है। और देखो वैसा अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन आगे देखेंगे, हाइपोथैलेमस तक तो कवर हो गया, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो सब कवर हो गया। अब हमें जो चीज़ पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? पिट्यूटरी ग्लैंड,
ठीक है, वो भी क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तब हम उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब है हमारा कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहता है भाई, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं थोड़ी सी रफली। देखो कुछ ऐसा सा होता है, ये कुछ इस टाइप से, ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है। मैं रफली ड्रॉ किया है, इसका जितने भी डायग्राम्स हैं मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, जैसे कि ब्रेन का, उसके पार्ट्स, हाइपोथैलेमस, और इसका भी ढंग से डायग्राम कंस्ट्रक्शन, वो सब मैं आपको लास्ट में पूरा अच्छे से डायग्राम बना के एंड आई विल शो यू दैट, क्योंकि उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। इस टाइप से ये कंस्ट्रक्शन होती है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच में इसकी एक और लोब होती है, लोब है इसके पार्ट्स, ठीक है। अब देखो मेनली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमें पता है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। उसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये चीज़ सबको क्लियर हुई ना हुई। उसके बाद इसका एक और नाम है हाइपोफाइसिस, इसका एक और नाम है विच इज़ हाइपोफाइसिस, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका एक और नाम क्या है, हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम है, ठीक है। एंड इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं इसके, 3 पार्ट्स हैं। पहला क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो है क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, आगे वाला हिस्सा, ठीक है। फिर पीछे वाला हिस्सा, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। बीच वाले को हम इंटरमीडिएट या फिर मिडिल पिट्यूटरी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी मेन 2 हैं ये तो ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मेन 2 हैं। एक तो ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और फिर होता है पोस्टीरियर, चलो बाद में आएगा, मैंने पहले लिख दिया है। बीच में होता है हमारा इंटरमीडिएट या मिडिल, इसको आप ऐसे एक्सचेंज करके लिख लेना, ऊपर मिडिल फिर नीचे पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है ना, वो 6 हार्मोन्स रिलीज करता है। कितने हार्मोन्स, 6 हार्मोन्स रिलीज करता है। मिडिल पिट्यूटरी 1 हार्मोन रिलीज करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है वो हो गया 9 हार्मोन्स, ठीक है। अब हम इसके हार्मोन्स को समझेंगे कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी के जो 6 हार्मोन्स हैं उनका क्या फंक्शन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो 6 हार्मोन्स हैं उसका क्या फंक्शन है, और इंटरमीडिएट की जो पोस्टीरियर के जो 2 हार्मोन्स हैं उनका क्या फंक्शन है, और जो इंटरमीडिएट है उसका जो 1 हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से, उससे शुरू करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से शुरू करते हैं, तो इसके 6 हार्मोन्स हैं। तो पहला हम कवर कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी है। अच्छा, उनसे पहले इसके और नाम देख लेते हैं। अब जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, इसका एक और नाम है विच इज़ एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस तो पिट्यूटरी को कहते हैं, बस इसके आगे एडिनो जुड़ गया है। पोस्टीरियर का नाम है, जो पोस्टीरियर पार्ट है उसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों की ये अलग अलग नाम है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन। तो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम है, और इसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या फिर STH। और
इसको हम GH बोल देते हैं शॉर्ट में, ग्रोथ हार्मोन को GH बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इसके नाम में ग्रोथ आ रहा है, यानी कि ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ये। और मतलब आपकी बॉडी में आपकी जो हाइट है एक तरीके से उस हाइट को और आपकी जो बाकी जो बॉडी ग्रोथ है उन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर वो मास्टर ग्लैंड तो है ही। ठीक है, अब क्या होता है ना कि भाई ये जो हार्मोन्स होते हैं, क्या होता है, कभी कभी इनका इंक्रीज सिक्रीशन जाता है, कभी कभी इनका डेफिशिएंसी या फिर कम सिक्रीशन होता है, उसकी वजह से कुछ डिजीजेस हो जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज़ कवर करनी पड़ेगी कि भाई अगर एक्सेस में अगर सिक्रीशन हो गया है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? अगर एक्सेस में सिक्रीशन हो गया है तो हम उसको बोलेंगे हाइपर सिक्रीशन। क्या बोलेंगे? हाइपर सिक्रीशन। और अगर उस चीज़ की डेफिशिएंसी है, उसका लो सिक्रीशन हुआ है, लेस सिक्रीशन हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोसिक्रीशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बार बार रिपीट हो। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। अब हाइपर सिक्रीशन हो गया है अगर ग्रोथ हार्मोन का, तो उसकी वजह से होगा गिगेंटिज्म। आपने जाइंट वर्ड सुना है, उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर लो। गिगेंटिज्म का मतलब होता है यानी कि हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। उसके लिए क्राइटेरिया है, अगर 2.15 मीटर से ज़्यादा हाइट हो गई तो वो क्या होगी? गिगेंटिज्म होगा। उसके बाद है हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन से भी जो बीमारी होती है उसका नाम है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ का मतलब समझते हैं, ड्वार्फ का मतलब थोड़ा छोटा, शॉर्ट एंड हाइट, राइट। तो ड्वार्फिज्म का मतलब वही होता है कि जब आपकी हाइट जो होती है वो 1.0 मीटर से लेके 1.3 मीटर तक होती है, तो उसको हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ड्वार्फिज्म हो गया, गिगेंटिज्म हो गया, ऑल क्लियर। अब आगे देखो, अब आगे क्या है? ये इसकी जो बीमारी है जो हो गया। अब ये तो एक्चुअली हम अडोलसेंट के लिए टर्म कर सकते हैं कि भाई जो ग्रो कर रहे हैं उनकी हाइट में इतना बढ़ हो गया, लेकिन अगर यही चीज़ अगर अडल्ट के साथ हो जाती है, अगर अडल्ट के साथ अगर यही चीज़ हो जाती है तो क्या हो? अडल्ट में अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमीगैली। क्या बोलते हैं उसको हम टर्म करते हैं एक्रोमीगैली। क्या टर्म करते हैं उसको? एक्रोमीगैली टर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया ग्रोथ हार्मोन का रोल एंड वो सब चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो सेकंड हार्मोन है उसको कवर कर लेते हैं। सेकंड हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है ना, उसके दो नाम और हैं। एक ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, इसकी स्पेलिंग है LUTEO, ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, या फिर मैटरनिटी हार्मोन। मैटरनिटी हार्मोन, ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये सभी जो है एक ही नाम है, एक को ही हम रेफर कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन। अब इसका काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। किसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है? मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स को हम मिल्क ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? मिल्क ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। अब ये मेमोरी या मिल्क ग्लैंड्स हैं, इनकी ग्रोथ को कब स्टिमुलेट करता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन के टाइम पे, या फिर मिल्क प्रोडक्शन के टाइम पे, इजेक्शन के टाइम पे, उस टाइम पे जो है इनकी जो डेवलपमेंट है मेमोरी ग्लैंड्स की या फिर इनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जैसे कि जो चाइल्ड है उसके लिए जो मिल्क जो है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसलिए उनकी ग्रोथ को वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और लैक्टेशन के टाइम पे जो मिल्क वो उस चाइल्ड के लिए जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उस टाइम पे उसको बाहर निकालेगा, क्योंकि वो चाइल्ड की फीडिंग के लिए काम आएगा। दैट्स इट, वो प्रोलैक्टिन का काम है। ठीक है, मिल्क का बॉडी से रिलीज़ करना, वो सब किसका काम है? जब चाइल्ड जो है उसकी फीडिंग के लिए जो मिल्क जब वो सक करता है उसको, तब उसके लिए वो मिल्क बाहर आए, वो उसके लिए प्रोड्यूस हुआ है वो मिल्क, राइट। तो वो उस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है, वहाँ पे इसका रोल आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्लियर हुआ। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं थर्ड हार्मोन, विच इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
थायराइड ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये चीज़ है। थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड के पास अलग से अपना एक हार्मोन है, ठीक है। देखो थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन हार्मोन है, उसके पास अपने अलग हार्मोन्स हैं, लेकिन अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो ठहरा मास्टर ग्लैंड, तो वो बताएगा ना थायराइड की व्यक्ति को कब अपने हार्मोन प्रोड्यूस करने, कब रिलीज करने हैं। तो उसके लिए पिट्यूटरी के पास अपना ये हार्मोन है TSH, शॉर्ट में इसको आप TSH बोल सकते हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके पास अपना, ठीक है। तो उसका काम क्या है? उसका काम है कि ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को, टू रिलीज एंड प्रोड्यूस, अपने हार्मोन को वो प्रोड्यूस करे और रिलीज करे उसके लिए। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके जो थ्रॉट के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है और आपके दिमाग के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब आपके ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हो? आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो भाई थायराइड ग्लैंड के पास अपने हॉर्मोन्स, उसके पास सारा इंग्रेडिएंट्स है कि उसको भाई बनाना है, तो उसके पास सारी रेसिपी है, सब इंग्रेडिएंट्स उसके पास है थायराइड ग्लैंड के पास। बस वो वेट करता है कि कब उसको पिट्यूटरी ग्लैंड से कमांड मिल जाए। क्या मिल जाए? कमांड मिल जाए कि भाई तू जो है अपने हॉर्मोन्स को रिलीज मतलब प्रोड्यूस कर ले। अब थायराइड ग्लैंड के पास अपने इंग्रेडिएंट्स हैं हॉर्मोन्स बनाने के, उसको कमांड मिल चुकी है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो अपने हॉर्मोन्स को बना लेगा। बनाने के बाद अब वो वेट करता है कि कब उसको कमांड मिल जाए कि उनको वो रिलीज़ कर दे। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपना TSH बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है, और वो जाके सीधा कमांड किसको देते हैं? थायराइड ग्लैंड को, कि वो अपने हॉर्मोन्स को रिलीज़ कर दे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हॉर्मोन्स को हम मैसेंजर्स क्यों कहते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे इन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद है नेक्स्ट हार्मोन का नाम क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जितना बड़ा इसका नाम है उतना बड़ा इसका काम नहीं है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को आप सिंपल बोल सकते हैं ACTH। कैसे बोल सकते हैं भाई? एड्रीनो का A हो गया, कोर्टिको का C हो गया, ट्रॉफिक का T हो गया, हार्मोन का H हो गया। तो सिंपली आप इसको ACTH बोल सकते हो। और इसका काम क्या है कि ये एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हुए अपने हार्मोन्स को रिलीज़ कर दे। अब आप बोलोगे भाई ये एड्रिनल कोर्टेक्स क्या चीज़ है? देखो हमारी जो पेरिफेरल किडनीज होती हैं, उनके ऊपर ये जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, किडनी के ऊपर। ये हमने 7th क्लास के अंदर भी कवर किया हुआ है। 7th क्लास के अंदर भी आता है किडनी के ऊपर हमारा एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो ये एड्रिनल ग्लैंड है इसको हम देख लेते हैं। इसके दो पार्ट्स, बाहर वाले को हम क्या कहते हैं? एड्रिनल कोर्टेक्स, या टॉप को भी आप रेफर कर सकते हो एड्रिनल कोर्टेक्स, और ये अंदर वाला जो है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। क्या बोलते हैं उसको हम? एड्रिनल मेडुला, और बाहर वाला एड्रिनल कोर्टेक्स। क्या ये दो चीज़ क्लियर हुई? तो इसका जो ये बाहर वाला पार्ट है एड्रिनल कोर्टेक्स, ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन या फिर ACTH उसको स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स को क्या करे? रिलीज़ कर दे। क्या कर दे? रिलीज़ कर दे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई ऐसा कौन सा हार्मोन है एड्रिनल कोर्टेक्स के पास या थायराइड के पास अपना कौन सा हार्मोन है? वो सब हम आगे कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए हम सिर्फ एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी कौन से हार्मोन बनाता है और ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए वो पढ़ रहे हैं। दैट्स इट, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अगले हार्मोन की तरफ। अगला हार्मोन क्या कहता है भाई? FSH। क्या कहता है भाई? FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आप बोलोगे भाई व्हाट इज दिस फॉलिकल? देखो वो भी हम आगे अभी पढ़ लेते हैं एक बार फॉलिकल क्या होता है। इसके दो काम होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। मेल्स के अंदर अलग होता है भाई, फीमेल्स के अंदर अलग होता है। मेल्स के अंदर क्या करता है ये? मेल्स के अंदर इट स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है कि स्पर्म की प्रोडक्शन हो। टेस्टिस को बोलते हैं भाई स्पर्म की प्रोडक्शन कर। और फीमेल्स के अंदर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये तो बेसिक हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तो बेसिक फीमेल हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल हार्मोन है उसका सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है कौन? FSH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ करता है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन के साथ एक और चीज़ करता है ये, वो क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ, इट स्टिमुलेट्स, फीमेल्स के अंदर एक और चीज़ करता है, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, किनकी ग्रोथ को, ओवेरियन फॉलिकल्स। अब यहाँ पे बार बार ये वर्ड आ रहा है फॉलिकल्स फॉलिकल्स, इसका मतलब क्या है, देखो मैं समझाती हूँ। ओवेरियन फॉलिकल्स यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, देखो फॉलिकल का मतलब क्या होता है, फॉलिकल को आप कह सकते हो इमेच्योर एग, इमेच्योर फॉलिकल्स को आप इमेच्योर एग्स कह सकते हो। देखो होता क्या है, ना गर्ल चाइल्ड इज़ बोर्न, तब एक गर्ल चाइल्ड जो होती है वो बोर्न होती है, तब उसकी ओवरीज के अंदर, जो कि ओवरीज जो होती हैं आप सब लोग समझ सकते हैं, व्हाट आर ओवरीज, ओवरीज आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो ओवरीज हैं। बाकी आई विल मेक यू क्लियर दिस ओवरीज एंड दीज ऑल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एट द एंड, सो दैट यू कैन क्लियर व्हाट ऑल आर दीज एंड व्हाट आर द फंक्शंस। उसको हम आगे आने वाले चैप्टर के अंदर कवर भी कर लेंगे, कोई डाउट भी रहेगा तो, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं। अब जो फॉलिकल्स होते हैं, देखो क्या होता है कि जब एक गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है तब उसके ओवरीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स या फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जो इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको फॉलिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब वो अपनी प्यूबर्टी को अटेन करती है, किसको अटेन करती है, व्हेन शी अटेन्स और प्यूबर्टी को अटेन करती है, तब जो फ्यू फॉलिकल्स हैं जो इमेच्योर हैं अभी, फ्यू फॉलिकल्स, वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो फ्यू फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और वो मैच्योर होते हैं तो उससे क्या होता है भाई, कुछ मैच्योर होना शुरू होते हैं, लेकिन सिर्फ एक, ओनली वन अटेन्स मैच्योरिटी, लेकिन सिर्फ एक ही है जो मैच्योरिटी तक पहुंच पाता है, ठीक है, ओनली वन अटेन्स मैच्योरिटी, सिर्फ एक हार्मोन ही, सॉरी एक एग ही है जो मैच्योरिटी को मतलब अटेन कर पाता है, सिर्फ एक, ठीक है। मतलब होते काफ़ी सारे मैच्योर, मतलब थोड़े बहुत मैच्योर होना शुरू होते हैं, लेकिन एक ही पहुंच पाता है। और उससे क्या होता है भाई, अब वो मैच्योर एग है, मैच्योर फॉलिकल को पता क्या कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल को कहते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं उसको, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं हम उसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, जो मैच्योर हो चुका है। अब वो मैच्योर हो चुका है तो उससे क्या होता है भाई, वो मैच्योर हो चुका है तो वन ऑफ द ओवरीज, मतलब अल्टरनेटिवली दो ओवरीज होती हैं तो तब, और हाँ, एक ग्राफियन फॉलिकल के अंदर वन ओवम भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वन ओवन या फिर एग सेल, जिसको आप कह सकते हो, फीमेल गैमेट है ये, ठीक है। तो एवरी मंथ एज ब्लीडिंग इन वुमेन, ये जो मैच्योर फॉलिकल है जिसके अंदर एक ओवम है, ये ओवरी जो है वो रिलीज़ कर देती है, ठीक है, एज ब्लीडिंग इन वुमेन इन एवरी 28 डेज, जो 5-7 डेज़ के लिए होती है, वो आप समझ गए। तो यहाँ पे एग जो है जिसके अंदर एक ओवम है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, ठीक है, मतलब जो एग है, एक एग है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, वो वन ऑफ द ओवरीज अल्टरनेटिवली रिलीज़ करती है, यानी कि एक बार दो ओवरीज हैं तो एक बार एक टाइम पे एक करेगी, फिर दोबारा अल्टरनेटिव रिलीज़ करती है, एक बार इसने कर दिया एक बार इसने कर दिया, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे होता है, अल्टरनेटिवली रिलीज़ करती है एक ग्राफिन मैच्योर फॉलिकल को वो, ठीक है। और अल्टरनेटिवली रिलीज़ करती हैं तो इस प्रोसेस को हम टर्म कर देते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, वन ओवम का रिलीज़ होना, या फिर आप सिंपल तरीके से आप इसको मेंस्ट्रुएशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल ये चीज़ हो गई, ये सब क्लियर हो गया। ये तो हमारा हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, आगे जब हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस को, उसका ही पार्ट है ये सब, उन सब चीज़ों को करेंगे कवर, तो भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन, ये सब चीज़ें समझ में आ गई कि भाई वन ओवम का रिलीज़ होना बॉडी में से एज ब्लीडिंग इन वुमेन इन एवरी 28 डेज इज़ नोन एज ओव्यूलेशन, वो सब चीज़ें क्लियर हैं। अब होता क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उससे क्या होता है कि जो ये फॉलिकल जो है वो एम्प्टी हो जाता है। वो फॉलिकल कैसा हो जाता है, एम्प्टी, उसको हम एम्प्टी फॉलिकल बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, एम्प्टी फॉलिकल, या फिर एम्प्टी फॉलिकल के अलावा हम उसको कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं, एम्प्टी फॉलिकल भी बोलते हैं, ठीक है।
अब ये कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है भाई, देखो फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब यहाँ पे जो उसके पास ओवम नहीं है, सिंपल सी बात है ना भाई। देखो अब देखो वो एक एग है, उसके पास अपना एक ओवम है, अपना एक गैमेट है, ठीक है, मतलब एग हो गया ओवम हो गया एक ही बात है, उसके पास अपना गैमेट है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो अब वो जो फॉलिकल है वो एम्प्टी हो चुका है। कैसा हो चुका है वो फॉलिकल, एम्प्टी हो चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या देते हैं कॉर्पस लूटम, क्या कह देते हैं जिसको हम कॉर्पस लूटम, जिसको हम टर्म कर देते हैं, ठीक है। तो इधर से एक और हार्मोन रिलीज होता है, पता है जो कॉर्पस लूटम है ना, ये एक और हार्मोन रिलीज कर देता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो आपने नाम सुना भी होगा ना प्रोजेस्टेरॉन वो। और जो इसके अलावा एम्प्टी फॉलिकल भी बोलते हैं इसको, रप्टेड, RUPTURED, रप्टेड फॉलिकल भी बोल देते हैं, एम्प्टी फॉलिकल भी, कॉर्पस लूटम भी, तीनों नाम एक ही चीज़ को रेफर करते हैं, ये कॉर्पस लूटम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन जिसका फंक्शनिंग हम अभी आगे हम पढ़ लेंगे। दैट्स इट, यहाँ तक समझ में आया। ये मैंने फॉलिकल का पूरा बता दिया क्या 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 होता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ये FSH, मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन और फीमेल के अंदर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन को भी स्टिमुलेट करता है। अब आगे क्या है, आगे है हमारा इसका ही एक और भाई है, क्या है, इसका ही एक और भाई है विच इज़ LH, विच इज़ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। देखो इसका ही एक और भाई है विच इज़ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। दिस इज LUEI, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है LUT, ओके T इज ऑल्सो इन बिटवीन, सॉरी, LUTEINISING, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये इसका ही भाई है, FSH का ही भाई है ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसके भी अलग अलग फंक्शंस हैं मेल्स के अंदर एंड फीमेल्स के अंदर, इसके भी अलग अलग फंक्शन है किसके अंदर, मेल्स के अंदर एंड फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर तो क्या करता है भाई, ये जो है ये टेस्टोस्टेरॉन जो होता है उसको जो है स्टिमुलेट करते भाई इसको रिलीज़ कर दो, टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज़ कर दो। और फीमेल्स के अंदर क्या करता है ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को, किसको, ओव्यूलेशन को, जब हमने समझा ओव्यूलेशन, और साथ साथ सिक्रीशन ऑफ किसका सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरॉन, देखो अभी हम समझ के आए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फ्रॉम कहाँ से, कॉर्पस लूटम, कहाँ से, कॉर्पस लूटम से। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेल्स के अंदर तो इसका काम क्या है कि टेस्टोस्टेरोन का रिलीज़ करवाएगा, किसका रिलीज़ करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज़ करवाएगा। और फीमेल के अंदर ये ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करती है, जो हम समझ के आए हैं। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटम से उसका सिक्रीशन भी स्टिमुलेट करता है, ये चीज़ें करता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। अब यहाँ से टेस्टोस्टेरोन वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो जो टेस्टीज़ हैं, जो अभी हमें पता है टेस्टीज़ क्या होती हैं, दीज आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्टीज जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, स्पर्म्स बनाती हैं, एज वेल एज टेस्टीज के अंदर एक लेडिक सेल्स मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं, लेडिक सेल्स, जो क्या बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बनाती हैं वो क्या होती हैं, लेडिक सेल्स होती हैं। अब ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना हार्मोन बनाए। और मेल्स के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को इन मेल्स, ये मेल्स के अंदर ही है, मेल्स के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को एक और नाम दिया जाता है विच इज़ ICSH। ICSH का मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ICSH, या फिर LH का नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये मेल्स के अंदर ही कहते हैं इसको, क्योंकि लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि अपना टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको वो रिलीज़ करते हैं। सिंपल सी बात है। ये दो FSH और LH क्लियर हो गए, बस यहाँ पे हमारे 6 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बीच वाला पिट्यूटरी, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है मिडिल पिट्यूटरी, ये वाला टॉपिक आता है। अब हम इसके हार्मोन्स को पढ़ेंगे, एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है तो इजी हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना भी, ठीक है। अब देखो इसका जो हार्मोन है मिडिल पिट्यूटरी का जो हार्मोन है
ये एक ही हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, उसका नाम है MSH। यस, उसका नाम क्या है? MSH। ईजी है, ये सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, इससे ज़्यादा काम भी नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो काश ये एंटीरियर पिट्यूटरी भी एक ही हार्मोन सिक्रीट करता, राइट, बट ईजी है बाकी सब। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गई, एक पॉइंट और आता है कि जो ये LH है प्लस FSH, इन दोनों को हम साथ में बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं, INS, या फिर इसको हम गोनाडोट्रोफिक हॉर्मोन्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोफिन्स बोल दो या फिर गोनाडोट्रोफिक हार्मोन बोल दो, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। मिडिल पिट्यूटरी जो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है MSH, उसकी फुल फॉर्म क्या है? उसकी फुल फॉर्म क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आप बोले कि भाई ये क्या है, ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये कौन सा ग्लैंड? देखो, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन ये क्या करता है, एक सब्सटेंस होता है मेलेनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, या फिर ये इट स्टिमुलेट्स द डिस्पर्सल ऑफ मेलानिन और पिगमेंट ग्रैनुल्स इन क्रोमोमेटोफोर्स कॉजिंग डार्कनिंग ऑफ स्किन। देखो, अब ये थोड़ी सी इसमें हाई टर्म्स का हमने यूज़ किया है। तो देखो, ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, बस ये इसका एक काम है कि जो मेलानिन नाम का सब्सटेंस है ना, जिससे ये आपकी स्किन कलर डिसाइड होता है कि आप क्या डिसाइड होता है, आपका स्किन कलर, ठीक है। अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा होगा, ये इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेलानिन जो सब्सटेंस होता है उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर ये सब्सटेंस का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो आपका जो बॉडी कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क होगा, और अगर कम होगा तो आपका बॉडी कलर जो है वो कैसा होगा, इट विल बी नॉट डल, इट विल बी ग्लोइंग लाइट, ठीक है। आप तरीके से इसको कह सकते हैं कि अगर आपका ये मेलानिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा सिक्रीट हो गया है तो डार्क कलर होगा, नहीं तो फिर लाइट कलर होगा। आपकी बॉडी कलर जो होगा, आपका स्किन कलर एक्चुअली वो कैसा होगा, लाइट होगा, ठीक है, अगर कम सिक्रीट हुआ तो MSH को समझ गए, मेलानोसाइट सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बस इसका डिस्पर्सल कंट्रोल करता है कि भाई ज़्यादा हो गया तो बॉडी कलर क्या होगा, ज़्यादा हो गया तो डार्क होगा और कम हुआ तो लाइट होगा, दैट सिंपल, ठीक है। बस ये है मेलानिन नाम का सब्सटेंस। अभी यूँ नहीं है कि इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई हम इसको कम सिक्रीट करवा दें, नहीं, वो आपकी बॉडी में जैसे भी है वो सिक्रीट हो रहा है ये मेलानिन, ठीक है। और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेलानोसाइट सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट्स इट। सोचो इस लेवल तक चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल हो रही हैं एंड वी आर अनअवेयर अबाउट दीज थिंग्स। चलो उसके बाद हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। कितने हार्मोन्स? 2 हार्मोन्स। अब उनके नाम क्या नाम है उनके नाम देखो क्या है। एक है ऑक्सीटोसिन और है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये 2 हार्मोन हैं, ठीक है। क्या हार्मोन है? ये 2 हार्मोन है। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग एरर था, ओके, मैं दोबारा लिख देती हूँ, दिस इज वैसोप्रेसिन, ठीक है, ये है। और मैं एक चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है ना, उनको हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। ये चीज़ जो है थोड़ा सा रह गई थी, मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखो, जो ये हाइपोथैलेमस जो 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है उनको हम न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं उस टाइम पे बताना भूल गई थी, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, सो जस्ट रिमेंबर, न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? जो 2 हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं उसको हम न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। चलो अब बैक टू द टॉपिक। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये 2 हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट का है। देखो, पहला ऑक्सीटोसिन, जिसको हम सिंपली OT भी बोल देते हैं, ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसके बहुत ज़्यादा नाम है, आई मीन ज़्यादा भी नहीं है, 3 नाम है इसके। पहला तो है, इसका नाम है भाई, पहला तो देखो लव एंड कडल हार्मोन। एक बर्थ हार्मोन लिख लो, बर्थ हार्मोन, फिर लव एंड कडल हार्मोन, फिर मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन,
देखो होता क्या है ना कि ये जो दो हार्मोन है ना, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये ऐसे कहते हैं कि भाई ये न्यूरो सिक्रीशन प्रोडक्ट्स हैं हाइपोथैलेमस के। ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये दो हार्मोन्स, ये कहते हैं कि न्यूरो सिक्रीशन प्रोडक्ट्स हैं किसके, दीज आर न्यूरो सिक्रीशन प्रोडक्ट्स ऑफ किसके, हाइपोथैलेमस। ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो न्यूरो सिक्रीशन है प्रोडक्ट्स हैं किसके, हाइपोथैलेमस को। और ये है भी, कहते कहते नहीं ये चीज़ है भी, मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेचारा एंटीरियर पिट्यूटरी लगा रहता है 6 हार्मोन बनाने के, उनको रिलीज़ करने के अंदर ऑल। लेकिन सबसे जो चिल है, सबसे रेस्ट मोड में कौन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि उसको हाइपोथैलेमस का सपोर्ट मिल रहा है। वो जो हाइपोथैलेमस एक्चुअली जो ये दो हार्मोन्स हैं उसके हैं, न्यूरो सिक्रीशन उसके हैं, बस वो भेज देता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को कि ले भाई तू इनको सिक्रीट कर, इनका संभाल तू, इनको जैसे जैसे कहाँ सिक्रीट करना है, कहाँ रिलीज़ करना है, वो सब तू संभाले, मैंने बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो आधी टेंशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी की यही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये न्यूरो सिक्रीशन है किसके, हाइपोथैलेमस के, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीटोसिन जो इसको मोटी भी कहते हैं, और इसको हम बर्थ हार्मोन, लव कडल हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। इसके नाम में ये क्यों पड़े वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो है बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। किनको, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को। जब चाइल्ड बर्थ होता है ना, जब बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, जिससे चाइल्ड बर्थ होता है, उनको ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये वहाँ पे जाता है, टारगेट साइट पे रिलीज होता है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। उसी से चाइल्ड बर्थ हो पाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तभी तो चाइल्ड बर्थ हो पाएगा, तो इसीलिए वो उन सबको स्टिमुलेट करता है। और इसका नाम क्या पड़ गया भाई, इसका नाम क्या पड़ गया, बर्थ हार्मोन। क्या पड़ गया इसका नाम, बर्थ हार्मोन पड़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, नहीं हुई, हो गई। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। और उसके बाद क्या चीज़ है भाई, देखो उसके बाद जब जो इन्फेंट है, जो चाइल्ड है, वो मिल्क को सक करता है, तो मिल्क जो इजेक्शन है, व्हेन चाइल्ड जब जो इन्फेंट है वो सक करता है, उस टाइम पे जो मिल्क इजेक्शन है उसको भी कौन स्टिमुलेट करता है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है। कौन स्टिमुलेट करता है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है, ठीक है। बस वो ही बोलता है कि भाई तुम जाओ, मतलब जो ये ऑक्सीटोसिन है वो बस बोलता है कि भाई अब जो चाइल्ड है वो सक कर, और अब जो है वो मिल्क बाहर आना चाहिए, ठीक है। बस वो एक मैसेज कन्वे करता है। लेकिन वो जो इजेक्शन है ब्लड जो मिल्क का, वो किसके हाथ में है, प्रोलैक्टिन के हाथ में है। प्रोलैक्टिन उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि मिल्क सिक्रीशन होगा। लेकिन बस ऑक्सीटोसिन का काम तो बस ये है कि वो मैसेज कन्वे करता है कि भाई जो चाइल्ड है वो सक कर रहा है तो मिल्क इजेक्शन होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ कंट्रोल में किसके है, प्रोलैक्टिन के कंट्रोल में है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अब आगे इसका नाम देखो, लव एंड कडल हार्मोन भी है, क्योंकि जैसे कि जो ये फीमेल्स के अंदर भी सिक्रेट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि वो अपने जो भी पार्टनर है, या फिर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड का बर्थ हुआ है, जो मदर और चाइल्ड का बॉन्ड होता है वो, या फिर लव टुवर्ड्स पार्टनर, तो वो फीमेल के अंदर वो जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो इसी वजह से होती है क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसको हम लव कडल हार्मोन कहते हैं। और मोस्टली केसेस में जब जो मदर का लव होता है चाइल्ड के लिए, तो वो लव एंड कडल हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन जो वो रिलीज़ कर रहा है, उस वजह से होता है ना, जिसको इसी वजह से उसका नाम लव एंड कडल हार्मोन है ऑक्सीटोसिन का, क्योंकि वो रिलीज़ होता रहता है जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है। तो मदर का भाई जेन्युइन सी बात है, जो लव होता है चाइल्ड के लिए, ठीक है, तो वो किसकी वजह से वो भी स्टिमुलेट हो रहा है भाई, देखो अपनी बॉडी में, तो वो ऑक्सीटोसिन कर रहा है। यहाँ पे उसके सारे नाम क्लियर हो गए, उसका काम क्लियर हो गया। अब आते हैं वैसोप्रेसिन को। अब वैसोप्रेसिन का एक और नाम है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ADH। क्या नाम है उसका, एक और नाम है उसका, नाम है ADH। अब जो ये वैसोप्रेसिन है इसको हम ADH बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या, जैसे उसका नाम वैसे इसका काम है। डाययूरेटिक मतलब देखो यहाँ से आप कोई चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो आपने सुना वायरस, वायरस नाम सुना आपने, फिर आपने सुना एंटीवायरस, यानी कि जो उसको प्रिवेंट करता हो। ऐसे ही डाययूरेटिक जो है वो वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके यूरिन से रिलेटेड है, राइट, डाययूरेटिक वर्ड। और उसको जो रोकता है वो कौन है, एंटी डाययूरेटिक, समझ रहे हैं आप। तो होता क्या है कि इसका काम क्या है, ये जो आपकी नेफ्रॉन्स होते हैं,
नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं किसकी, किडनी की। दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ये। तो इनके जो पार्ट्स हैं, नेफ्रॉन के पार्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारी जो डीसीटी हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स हो गई, उसके अलावा कलेक्टिंग ट्यूबल्स हो गई, क्या हो गई, कलेक्टिंग ट्यूबल्स हो गई, उसके अलावा और क्या हो गया, कलेक्टिंग ट्यूबल्स हो गई और कलेक्टिंग डक्ट्स हो गई। तो इनसे और भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं, वो चीज़ें अलग है, लेकिन यहाँ इन पार्ट्स से वो क्या करती है, जो हमारे एडीएच होता है, एडीएच हार्मोन, इन पार्ट्स से वो क्या करता है, वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, इसका पानी का, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी दोबारा से उनको पानी को एब्जॉर्ब करवाता है, वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। अदरवाइज़ तो अब होगा क्या, ज़्यादा यूरिन आएगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है तुरंत डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी आ जाएगी, राइट, डाइल्यूटेड जो है वो यूरिन आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये एडीएच क्या करता है, इन सभी जगहों से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है, ठीक है। डायल्यूटिक का मतलब यूरिन, एक तरह से डायल्यूटिक आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो, और एंटी एन चीज़ को प्रिवेंट करने वाला, तो वो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इसकी वजह से होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन आता है और शॉर्ट इंटरवल्स पे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर तुरंत डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि आप पानी पियोगे, फिर आपका बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन आएगा, फ्रीक्वेंटली आएगा, फिर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, फिर आप दोबारा से पानी पियोगे, ऐसे आप ये साइकिल चलती रहेगी और आप परेशान हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, अगर ये कम सीक्रेट हो गया तो इसकी वजह से एडीएच अगर कम सीक्रेट हुआ है, वैसोप्रेसिन अगर कम सीक्रेट हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है, उससे क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है एट हाई को, अब ये तो था हाइपोसिक्रेशन कि भाई अगर कम सिक्रेशन हुआ तो ये होगा, अब होगा हमारा हाइपर सिक्रेशन, अगर ज़्यादा सिक्रेशन हुआ तो उससे क्या होगा, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन द हार्मोन रेजेस ब्लड प्रेशर, हार्मोन जो है बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आर्टरियल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना एक तरीके से शुरू हो जाती हैं आर्टरियल्स जो होती हैं हमारी, और इसी वजह से इसका नाम क्या है, वैसोप्रेसिन नाम है इसका। इसी वजह से हाइपर सिक्रेशन की वजह से हमारा बीपी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे आर्टरियल्स कंस्ट्रिक्ट करना, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, वैसोप्रेसिन पड़ा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, ये दो हार्मोन्स जो इम्पोर्टेंट थे वो हो गए कवर। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आई होगी कि कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से एक बार इसका रिविजन जो है हम जो कर लेते हैं, एक बार क्यों उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, चलो वो बात तो है, तो इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फिर अगर हम दोबारा से एक बार इसको देखें तो हमें समझ में आता है, नेक्स्ट हार्मोन को अगर देखें इसके एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन, वो मिल्क इजेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्शन को, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो सब हो गया, चलो ठीक है भाई, उनको इसी वजह से बोलते हैं। उसके बाद वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, कब उसको रिलीज़ करना है, कब उसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है अपने हार्मोन्स, चलो उस चीज़ में भी हम मान लेते हैं भाई उसको कंट्रोल कर रहा है, समझ में आ गया, मास्टर ग्लैंड हो गया। चलो, और किस वजह से मास्टर ग्लैंड है, अब आप देख सकते हो उसके जो बाकी के हार्मोन्स हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करें। फिर FSH, LH जैसे हार्मोन्स जो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स है, जो गोनाड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनका सिक्रेशन हार्मोन्स को उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद हम उन्हें स्किन कलर को डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, बर्थ हार्मोन, जो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन हम कहते हैं, बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क इजेक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, लव कडल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ ये जो हमारे
जैसे कि हमारा यूरिन है उसमें से वापस से ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना, और इसकी डेफिशिएंसी जैसे ये डायबिटीज़ इंसिपिडस होना, एंड यू नो बीपी हाइपर सिक्रेशन है तो बीपी बढ़ जाना, तो ये सब चीज़ें ये एडीएच कंट्रोल कर रहा है ना। मतलब अगर कमी हो गई तो क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन जैसी ये जो इसकी बीमारियां हैं वो सब हो जाएंगी। और एडीएच जो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये सब कंट्रोल में किसके है, ये दोनों हार्मोन्स कंट्रोल में किसके हैं, ये कंट्रोल में किसके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि वाई इट इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड। आ गया समझ में। अब एक चीज़ और समझनी है, आपने ये देखा भाई हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, क्यों है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सबको बता रहा है कि तुम्हें कब अपने हार्मोन रिलीज़ करना है, कब क्या करना है, लेकिन जो पिट्यूटरी को भी बताने वाला है वो कौन है, हाइपोथैलेमस, जिसने अपने दो हार्मोन्स जो उसके दो न्यूरो हार्मोन्स हैं, इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन, वो बता रहे हैं उसको। यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बता रहा है, पिट्यूटरी फिर और को कंट्रोल कर रहा है। इस टाइप से पूरा साइकिल ये कंट्रोल हो रखी है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, एंड आई होप इट वॉज एक्साइटिंग ऑल्सो। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द पार्ट 2 ऑफ दिस, वी विल कवर अप other glands and their function, their hormones and all the things.